CH1 एक मॉन्स्टर हिमालय के निकट जहां चारों सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी और हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। सामने देखकर पता नहीं चल रहा था कि आगे आसमान दिखाई दे रहा है या जमीन। कहानी के शुरू होते ही आदि चलने की आवाज़ से होती है जो बहुत ही तेजी के साथ कहीं जा रहा था। आदि एक 22 साल का लड़का, उसने ब्लू रंग का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था जैसा आपने पोस्टर में देखा है। उसने अपने कॉस्ट्यूम के लाल वाले हिस्से को दोनों हाथों से पकड़कर अपने सिर को ढका हुआ आगे जा रहा था। आदि काफी देर से चलता जा रहा था, तभी वो बोलता है, पता नहीं वो जगह कहाँ है। और फिर उसे सामने कुछ अंधेरा सा दिखाई देता है और आदि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे सामने का दृश्य साफ हो रहा था। आदि अब उस जगह के बिल्कुल पास पहुंच चुका था और सामने जो अंधेरा सा दिखाई दे रहा था वो अब बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। वो एक बर्फ से बनी गुफा का दरवाजा था जिसे देखकर आदि बोलता है, फाइनली मुझे मिल ही गया। इतना बोलकर आदि गुफा के सामने पहुंच जाता है। गुफा का दरवाजा बंद था और उसके सामने 2 पहरेदार वहां पहरेदारी कर रहे थे और फिर आदि उनसे कहता है, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर जाना है। आदि को देख दोनों पहरेदार खड़े हो जाते हैं और फिर उनमें से एक बोलता है, ये किसी इंसान के लिए नहीं बनाया गया है। और फिर दूसरा पहरेदार भी बोल उठता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये एक कैद खाना है। उनकी बात को सुनकर आदि बोलता है, मुझे सब कुछ पता है। और तभी कैद खाने के अंदर से किसी की दहाड़ने की आवाज़ आती है जिससे वहां की जमीन हिलने लगती है। ऐसा लग रहा थी कि वहां भूकंप आ गया हो। और तभी आदि अपने हाथ से अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उससे मिलने के लिए जाना है। ये सुनकर दोनों पहरेदार साफ मना करते हुए आदि से कहता है, यहाँ हर किसी का आना जाना मना है और हमें किसी के आने का कोई सूचना नहीं मिला है और अब तुम वापस लौट जाओ, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तभी आदि अपना मास्क निकलता है और बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहता है, सच में अब भी। आदि का चेहरा देख एक पहरेदार घबराते हुए बोलता है, अरे मैं आपको पहचान नहीं पाया। तभी दूसरा पहरेदार बोलता है, क्या हुआ, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि ये कोई। उसके बाद खत्म होने से पहले ही पहला पहरेदार बोल पड़ता है, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप आइए मैं अभी दरवाज़ा खोलता हूँ। और फिर वो दरवाज़ा खोल देता है और फिर एक मशाल जलाकर वो आगे आगे कैद खाना के अंदर जाने लगता है। और तब कुछ दूर जाने के बाद मशाल की रोशनी में वो बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है। उस मॉन्स्टर को देख वो डरकर पीछे हटने लगता है और वो आदि से जा लगता है। तब आदि उस पहरेदार से बोलता है, तुम बाहर चले जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। उसके बाद वो पहरेदार अपना मशाल वहीं छोड़कर बाहर की तरफ भागता है और बाहर पहुंचते ही दूसरे पहरेदार से घबराते हुए कहता है, तुम्हें उनको सब बताना होगा, तुम जाओ और उन्हें बताओ। ये सुनकर वो पहरेदार कुछ समझ नहीं पाता और उसे शांत करते हुए पूछता है, आखिर हुआ क्या है, कौन है वो, और तुमने बिना मेरी सहमति के उसे अंदर कैसे जाने दिया। इस पर पहला पहरेदार कुछ बोलने को होता है, तभी अंदर से भयानक सी आवाज़ सुनाई देती है जैसे मानो कोई बिजली कड़कने की आवाज़ हो। और फिर वो घबराते हुए बोलता है, चलो यहाँ से, अब यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है, मैं तुम्हें सब रास्ते में बताऊंगा। और फिर वो दोनों भागते हुए किसी के पास जाने लगते जिसको इन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। फिर रास्ते में वो फिर से पूछता है, क्या हुआ अंदर, ये कैसी आवाज़ थी। इस पर पहला पहरेदार बहुत डरते हुए कहता है, उसने उस बड़े वाले मॉन्स्टर को आज़ाद कर दिया है। ये सुनकर दूसरा पहरेदार दौड़ते हुए भागने लगता है और तब पहला पहरेदार बोलता है, डरने की बात नहीं है क्योंकि वो लड़का वही है जिसने उसे कैद किया था। ये सुनकर दूसरा पहरेदार रुक जाता है और कहता है, तुमने अच्छा कोशिश किया मुझे बेवकूफ़ बनाने की, लेकिन मैं हूं नहीं। क्या लगता है तुम कुछ भी बोलोगे और मैं मान लूंगा। उसकी उम्र कितनी है, 22 या 23, और उसे कब कैद किया गया था। पहला पहरेदार इसका जवाब देते हुए कहता है, उसे 16 साल पहले कैद किया गया था। तो क्या। दूसरा पहरेदार गुस्सा करते हुए कहता है, मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि उसने उसे 6 साल की उम्र में कैद किया था। तभी पहला पहरेदार के हाँ कहते ही उस कैद खाना के अंदर एक जोरदार विस्फोट होता है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था किसी ने उस जगह पर एक साथ कई सारी मिसाइल से हमला कर दिया हो। ये देख दोनों वहां से भागते हैं और गुरुजी के आश्रम पहुंचकर गुरुजी को सब बताते हैं। गुरुजी काफी ज्यादा बुढ़े थे, उनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, लेकिन उनकी फिटनेस को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। उन्होंने अपने माथे पर चंदन का लेप लगाया हुआ था और सफेद रंग की धोती पहनी हुई थी। दूसरी तरफ आदि को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था और उस मॉन्स्टर ने उसे अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया था और वो अब आदि को खाने वाला था। आश्रम में गुरुजी को देखते हैं जो ये खबर सुनकर अब बहुत क्रोधित हो चुके थे और फिर जोर से किसी को पुकारते हैं, बद्री। आदि अब उस मॉन्स्टर के मुंह के बिल्कुल पास पहुंच चुका था और तभी आदि का हाथ लाल होने लगता है और आदि और उस मॉन्स्टर दोनों का हाथ जलने लगता है। तब वो मॉन्स्टर आदि को दूर फेंक देता है जिससे आदि एक दीवार से जाता करता है और उसमें धंस जाता है। लेकिन अगले ही पल आदि उस मॉन्स्टर के कंधे पर होता है और अपने दोनों हाथों से उस मॉन्स्टर का सिर को पकड़ लेता है और कहता है, अब बहुत हुआ। और फिर आदि का हाथ फिर से लाल होने लगता है और उस मॉन्स्टर का सिर जलकर राख में बदल जाता है।
उसके तुरंत बाद आदि उसी तरह उस मॉन्स्टर का पूरा शरीर जला देता है, वहाँ कुछ बचता है तो सिर्फ राख। और उसके अगले ही पल आदि बिल्कुल पहले की तरह हो जाता है, उसके कपड़े पर एक भी दाग दिखाई नहीं दे रहा था और न ही आदि के शरीर पर। आखिर क्या है आदि का सच और कौन था वो मॉन्स्टर जिसे 16 साल से कैद में रखा गया था? अगर वो इतना ही खतरनाक था तो उसे पहले क्यों नहीं मारा गया? आदि के पास इतनी अद्भुत शक्तियां कैसे है? जानने के लिए पढ़ते रहिए MERQURY। CH2 दैत्य का सिर मॉन्स्टर के राख में बदलते ही वहां गुरुजी अपने साथ बद्री को लेकर पहुंच जाते हैं और फिर वहां मॉन्स्टर की राख को देखकर पहले तो वो आदि पर काफी गुस्सा होते हैं। तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम इसे नहीं रोक पाते तो क्या हो जाता? ये पूरी दुनिया तबाह कर देता। इसका जिम्मेदार कौन होता? फिर आदि गुरुजी से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये भी सच है कि ये मेरे लिए ही आया था। ये चाहे कितना भी खतरनाक हो लेकिन पूरी दुनिया तबाह करना इसका मकसद कभी था ही नहीं। आदि थोड़ी देर रुकता है और फिर से बोलता है, मैं आपसे एक और बात के लिए पहले ही माफी मांगता हूं क्योंकि मैं आज फिर से वही सवाल पूछना चाहता हूं। क्या अब मैं उस जगह जा सकता हूं जहां से मैं आया हूं? मुझे अपने कुछ सवालों के जवाब जानना है जिसका जवाब मुझे मेरी माँ से कभी नहीं मिले। गुरुजी कुछ देर सोचते हैं और फिर कहते हैं, जब तुम यहाँ आए थे तब तुम सिर्फ 4 साल के थे और तुमने कहा कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ, और अब तुम जाने की बात कर रहे हो तो मुझे वो दिन याद आ रहा है। कैसे तुम बद्री के साथ? खैर कोई बात नहीं, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था यहाँ सब कोई अपनी मर्जी से ही आया है और जो अपनी मर्जी से जाना चाहता है वो जा सकता है, उसे कोई नहीं रोकता, मैं भी नहीं। उसके बाद सब लोग वहाँ शांत खड़े थे और तब गुरुजी फिर से बोलते हैं, ये सच है कि मैं तुम्हें कभी वहाँ उस जगह पर नहीं जाने देना चाहता था। ये सुनकर गुरुजी के साथ आए सभी लोग बहुत ही हैरानी भरी निगाहों से गुरुजी की तरफ देखने लगते हैं। तब गुरुजी फिर से बोलते हैं, लेकिन ये भी सच है कि तुम कभी तैयार थे ही नहीं उस जगह जाने के लिए। मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया लेकिन तुम सीख नहीं पाए, इसलिए मुझे हमेशा तुम्हें खोने का डर लगा रहता था और यही वजह है कि मैंने तुम्हें वहां जाने से हमेशा रोका। गुरुजी की सारी बातें सुनकर आदि उनके चरणों में गिर जाता है और उनसे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपको गलत समझा। इतना कहते ही आदि के आंखों से आंसू निकलने लगता है, जिससे साफ पता चलता है कि आदि बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। और तभी गुरुजी बोलते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब तुम तैयार हो। ये सुनकर आदि खड़ा हो जाता है और गुरुजी की तरफ देखते लगता है, और तब गुरुजी फिर से कहते हैं, हाँ ये सच है, तुम अब बिल्कुल तैयार हो उस जगह जाने के लिए। और फिर आदि सबसे मिलकर वहां से निकल जाता है। फिर कुछ समय बाद आदि को देखते हैं, आदि एक नदी के किनारे पहुंचकर खुद से बोलता है, मुझे जाना ही होगा उन सवालों के जवाब जानने के लिए जो मुझे सोने नहीं देती है। और इतना कहते ही वो उस नदी में कूद जाता है और नदी की गहराइयों में खो जाता है। और कुछ समय बाद हम देखते हैं आदि उस जगह पहुंच चुका था और उसके सामने एक घर था। वो उस घर के पास जाता है और घर को देखने लगता है। घर के एक तरफ की दीवार और छत टूटी हुई थी। आदि उन दीवारों को बहुत गौर से देखता है और उसके आंखों में आंसू आ जाता है और वह अपने बीते दिनों की यादों में कहीं खो जाता है। कैसे वो बचपन में यहाँ अपनी माँ के साथ रहता था। यामिनी अपने बेटे आदि से कहती है, आदि बहुत रात हो गई है, चलो अब सो जाओ। और फिर आदि अपने कमरे से ही बोलता है, ठीक है माँ, बस ये वाला एक गेम खत्म करके आता हूँ। ये कहकर आदि खेलने में लग गया। वो कोई गेम तो खेल रहा था जिसके बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जमीन पर बने हुए निशान के साथ खेल रहा था। आदि अपने परिवार के साथ शहर के बाहर एक घर में रहता था। परिवार मतलब अपनी माँ के साथ रहता था। उसे अपने घर के अलावा सिर्फ इतना ही पता था कि उसके घर के सामने एक नदी है जहाँ वो अक्सर जाया करता है। आदि ने अपनी माँ के अलावा कभी भी किसी इंसान को नहीं देखा था और ना ही अपने पिता को। उसे अपने पिता के बारे में भी कुछ पता नहीं था कि वो कौन है, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं और कहाँ रहते हैं। आदि के घर के सामने की तरफ एक नदी था और दाईं तरफ पहाड़ और बाईं तरफ घना जंगल और पीछे तरफ बहुत दूर तक खाली जमीन थी जिसके बीच से एक कच्चा रास्ता शहर की तरफ जाती थी। फिर आदि अपना गेम खत्म करके अपनी माँ के साथ सोने चला जाता है और तभी अचानक बहुत तेज की आंधी, तूफान और बारिश होने लगी। जोर जोर से बिजली कड़कना शुरू हो गई। आदि बहुत डर गया था और अपनी माँ से जाके लिपट गया। फिर उसकी माँ ने उसे अपने साथ बिस्तर पर सुलाती और उसे कहानियां सुनाने लगती हैं जिससे कि आदि का डर खत्म हो जाए, जो कि एक योद्धा की थी। तभी आदि बोल पड़ता है, पापा कब तक आएंगे? इस पर उसकी माँ उसे कुछ नहीं कहती और आगे कहानी सुनाने लगती है। एक बार एक मॉन्स्टर ने अपने प्लानेट पर उत्पात मचा रखा था और तब उसे रोकने के लिए आया एक योद्धा वहां। आदि कुछ देर तक सुनता है और फिर बिस्तर से उठकर नीचे आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, मैं बाथरूम जाना है। उसकी माँ बोलते बोलते बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है, ठीक है मैं आती हूँ। तभी रूद बोलता है, मैं अकेले जा सकता हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ये सुनकर उसकी माँ खुशी होकर कहती है, ठीक है बस संभल कर जाना, और अगर डर लगे तो मुझे तुरंत आवाज़ लगाना, मैं यहीं हूँ।
उसके बाद आदि चला जाता है और जाते जाते खुद से ही बोलता है, फिर से मैंने वही गलती कर दी, मुझे वो सवाल नहीं पूछना चाहिए था, अब मैं कभी उनसे नहीं पूछूंगा। आदि की बातों से पता चलता है उसने जब भी ये सवाल पूछा था तब कुछ न कुछ गलत हुआ था, पर उसे जवाब कभी नहीं मिला। दूसरी तरफ आदि की माँ भी परेशान हो रही थी और अपने आप से ही कह रही थी, अब शायद मुझे आदि को सच बता देना चाहिए, आदि अब बड़ा हो गया है, मैं कितने दिनों तक उससे ये सब छुपा पाऊंगी। और कुछ समय बाद जब आदि बाथरूम में होता है तब बहुत जोर की आवाज़ आती है, जैसे कि उसके घर में ही बिजली गिरी हो। वह जल्दी से वापस आता है, तब देखता है उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। कमरे की छत टूटी हुई थी, कमरे में काफ़ी सारा धूल उड़ रहा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था। आदि अपनी माँ को बार बार पुकार रहा था, माँ माँ, और कमरे के अंदर जाने लगता है। कुछ समय बाद आदि को कुछ कुछ दिखाई देने लगती है और फिर उसके सामने जो दृश्य था उसे देख के दुनिया का कोई भी बेटा सहन नहीं कर पाए। आदि की माँ नीचे जमीन पर गिरी हुई थी और आदि को अपने पास आने का इशारा कर रही थी। आदि रोते हुए अपनी माँ के पास जाता है और रोते हुए बोलता है, ये क्या हो गया माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं। और तब आदि देखता है एक नीले रंग की आग जैसे धधकती हुई तलवार आदि के माँ के पेट में धंसा हुआ था, और एक सिर जो किसी इंसान का कम किसी दैत्य का ज्यादा लग रहा था आदि के माँ के गोद में पड़ा हुआ था। और आदि की माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी जो कि टूटने के बाद जमीन पर जा लगी थी और वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी, बस अपने बेटे को देख रही थी। आदि अपनी माँ के पास जाता है और बैठकर रोने लगता है और उनसे बार बार उठने को कहता है, माँ उठो ना माँ, आपको क्या हो गया। और तभी आसमान की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। आदि ऊपर की तरफ देखता है लेकिन आदि को वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। आदि को वो आवाज साफ साफ सुनाई नहीं आ रहा था, लेकिन वहां बहुत सारे देवता उपस्थित थे और आपस में बात कर रहे थे। उनमें से कोई एक पूछता है, कौन था ये। तब एक भारी आवाज सुनाई देती है, ये एक मनुष्य था जिससे इस संसार को बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। नीचे आदि को वो आवाज फिर से सुनाई देती है और तब आदि ऊपर की तरफ देखता है, उसे हरे रंग की तेज रोशनी दिखाई देती है और कोई चीज उसके अंदर जाती हुई दिखाई देती है। आदि उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, बस अपनी माँ को देखने लग जाता है। बार बार रोते हुए अपनी माँ को उठता है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही माँ, कुछ बोलिए ना, क्या हुआ आपको माँ, बोलो ना माँ। तब बहुत कोशिश के बाद आदि की माँ आदि से कहती है, अपना ख्याल रखना, अब मेरे जाने का समय हो गया है। और इतना कहते ही उनकी सांसें धीमी होने लगती है। आदि अपनी माँ से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है और आदि अब अकेला हो चुका था उस सुनसान और वीरान से जगह पर। क्या था उस देवताओं का सच, क्या वो सच में थे, और अगर वो असली का भगवान थे तो क्या उन्हें उनकी गलतियों का एहसास है। आखिर कोई देवता किसी 6 साल के बच्चे को कैसे अनाथ कर सकते हैं, आखिर उनकी गलती ही क्या थी। CH3 महादेव की शक्ति। कुछ दिन पहले आदि अपनी माँ के साथ भगवान शिव के मंदिर गया था और तभी रुद्र अपनी माँ से पूछता है, आप हर दिन इनकी पूजा करते हैं लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं, और इनकी पूजा करने से क्या होता है। तब आदि की माँ बड़े प्यार से आदि को समझते हुए कहती है, वो तो हर जगह हैं, जहाँ तुम उन्हें महसूस करो वो वहीं हैं, और इनकी पूजा करने से वो हमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और जब वो खुश होते हैं तो किसी को दुखी नहीं होने देते हैं। तब आदि फिर से अपनी माँ से बोलता है, आप कब से इनकी पूजा कर रहे हैं। जिसका जवाब देते हुए आदि की माँ कहती है, शायद जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब से। अब कोई सवाल नहीं, चलो पहले पूजा करो, उसके बाद मैं तुम्हें उनकी कहानियाँ सुनाऊंगी। आदि खुश होते हुए बोलता है, कहानियाँ, मैं उनकी सारी कहानियाँ सुनूंगा। रक्त समूह ऐब आदि अपनी माँ को लेकर बहुत ही भभुक हो गया था और रोते रोते महादेव को याद करते हुए बोलता है कि मेरी माँ को ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो। आदि ये कहते कहते अपने सिर को अपनी माँ के गोद रखकर रोने लगता है और फिर आदि फिर से ऊपर की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहता है, मेरी माँ तो बचपन से आपकी पूजा करती थी और हर रोज करती थी, तो उनकी रक्षा आपने क्यों नहीं की। उस जगह पर आदि के अलावा दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था और ना ही रुद्र को बाहर के किसी भी चीज के बारे में कुछ पता नहीं था। आदि बार बार महादेव को याद कर रहा था, कहा है आप मेरी माँ की मदद कीजिए। फिर हम देखते हैं वहीं आसमान में देखते हैं महादेव जो अपने नन्हे भक्त की तरफ खिंचे आ रहे थे। उनका रूप बहुत ही अद्भुत था, जिनके दर्शन मात्र से ही कष्टों का निवारण हो जाए। अपने भक्त की वो हर दिन मांगे जाने वाला आशीष, जिसमें वो हर दिन बस एक ही आशीष मांगती थी, मेरे बच्चे को हमेशा खुश रखना, उसे कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस ना हो। आदि महादेव को याद करते करते अपना बेहोश हो जाता है। मेरी माँ मुझसे बात नहीं कर रही, आप देख रहे हो ना, कहा हो आप, मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। और तब महादेव वहां प्रकट होते हैं और आदि की आंखों में तेज रोशनी आने लगती है और आदि अब वापस अपने होश में आ चुका था। आदि अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने देखते हैं, उसके सामने से बहुत तेज की रोशनी आ रही थी। कुछ देर की कोशिश के बाद आदि को थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है। अब आदि के मुंह से खुशी भरी आवाज निकलती है, आप आ गए, मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे। उनका तेज इतना ज्यादा था कि आदि को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
बस ये एहसास हो रहा था कि सामने महादेव खड़े हैं। उनके सामने आते ही आदि को यकीन हो गया कि अब उसकी माँ ठीक हो जाएगी। आदि सबसे पहले उन्हें दोनों हाथ जोड़कर उनके कदमों में प्रणाम करता है, जैसे वो हर रोज किया करता था। महादेव आदि को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, आयुष्मान भव, उठो बालक, अब खड़े हो जाओ। आदि उठते ही अपनी माँ की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, मेरी माँ, वो मुझे बात नहीं कर रही, शायद वो मुझे नाराज है, आप कहो ना मेरी माँ को मुझसे बात करे। महादेव आदि की बात सुनकर सोच रहे थे, इस बालक को इसकी माँ के मृत्यु के बारे में कैसे बताऊं, कैसे कहूं कि उसकी माँ अब कभी उसके पास वापस नहीं आ पाएगी। फिर महादेव आदि के माँ के आत्मा को देखते हैं जो अभी भी वही थी, वो इसलिए कि उसकी मौत समय से पहले ही हो गई। महादेव कुछ देर रुकते हैं और फिर कहते हैं, तुम्हारी माँ यही है, तुम्हारे पास। ये सुनकर आदि अपनी माँ के तरफ देखकर बोलता है, पर वो कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं। फिर महादेव आदि से कहते हैं, वो अब उस रूप में नहीं है जिसमें तुम उन्हें बचपन से देख रहे थे, अब उनका रूप बदल गया है, इसी वजह से तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। फिर महादेव अपनी शक्ति से उसे अपने माँ से मिलने का मौका देते हैं और कहते हैं, देखा, तुम्हारी माँ बिल्कुल तुम्हारे पीछे है। आदि तुरंत पीछे घूमता है और अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपनी माँ के पास जाकर उनसे लिपट जाता है और उनसे कहने लगता है, अब आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना, मैं बहुत डर गया, आप कहाँ चले गए थे। तब आदि की माँ आदि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मैं तो यही थी और अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तब महादेव आदि से कहते हैं, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ ही है, बस अपने आप को कभी अकेला मत समझना। फिर महादेव आदि के माँ से कहते हैं, तुमने जीवन भर मेरी पूजा की है, मैं तुमसे काफ़ी प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें कुछ वरदान दूंगा, क्या चाहिए तुम्हें मांगो। ये सुनकर आदि की माँ आदि की तरफ देखती है और कहती है, मुझे तो बस अपने बच्चे की खुशी चाहिए, इसे जो चाहिए आप इसे दे दीजिए। इस पर महादेव कहते हैं, कुछ भी मांगने के लिए ये अभी बहुत छोटा है, इसे ये भी नहीं पता कि ये क्या मांग लेगा। आदि की माँ कहती हैं, मैंने इसकी परवरिश बहुत अच्छे से की है, इसमें कोई बुराई नहीं है और मैंने इसे सब कुछ सिखाया है, ये कुछ भी ऐसा नहीं मांगेगा जिससे किसी को भी कोई परेशानी हो। फिर महादेव बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं इसे वो वरदान दूंगा। महादेव के इतना बोलते ही आसमान से बहुत सी आवाज़ें आने लगती है। जब जब इंसानों को शक्ति मिली तब तब उसने इस दुनिया को तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया। वो सारी आवाज़ें सुनकर आदि बहुत डर जाता है और कुछ नहीं बोलता। महादेव आदि से फिर से कहते हैं, मांगो आदि, और एक बात, तुम जो भी मांग करोगे वो तुम अपने लिए उपयोग नहीं कर पाओगे। आदि सिर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। आदि कुछ सोचते हुए बोलता है, अभी तो आप यहाँ हो तभी मैं अपनी माँ के साथ हूँ, जब आप चले जाओगे तब भी मैं अपनी माँ के साथ रह पाऊँ। महादेव आदि से कहते हैं, मेरे जाने के बाद भी तुम अपनी माँ को देख पाओगे और सुन पाओगे, लेकिन तुम उन्हें छू नहीं पाओगे। इतना सुनते ही आदि अपनी माँ के पास चला जाता है। तब एक जानी पहचान आवाज़ आती है, मुझे मेरी माँ हर रोज एक कहानी सुनाती है जिसमें एक योद्धा है, मुझे उसके जैसा बनना है। इस पर महादेव फिर से कहते हैं, तुम उनकी तरह की शक्तियों को मुझसे मांग सकते हो, लेकिन तुम्हें उसके जैसा बनने के लिए खुद मेहनत करनी होगी। महादेव आदि को सचेत करते हुए बताते हैं, लेकिन तुम्हें मैं बता दूं, ये शक्ति तुम्हारे किसी काम के नहीं होंगे, जब भी तुम इसे खुद के लिए उपयोग करोगे तब तुम्हें निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। फिर महादेव आदि के माँ के तरफ देखते हैं और तब आदि की माँ अपने पास खड़े आदि की तरफ देखती हैं और कहती है, ये शक्तियाँ मेरे बच्चे को दे दीजिए, ये कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा। और महादेव कहते हैं, तथा अस्तु। महादेव के तथा अस्तु कहते ही वहाँ एक बहुत तेज रोशनी होती है। क्या आदि कोई सपना देख रहा है जिसमें उसने महादेव से ये सारी शक्तियाँ मांगी है। CH4 संकट का पहाड़। महादेव के तथा अस्तु कहते ही वहाँ बहुत तेज रोशनी होती है। आदि को लगता है शायद महादेव अब चले गए, लेकिन सच तो ये था कि वो रोशनी सिर्फ इस वजह से हुई थी ताकि आदि ने जो वरदान मांगे थे वो सफलतापूर्वक आदि को मिल पाए। तभी वो आवाज़ फिर से सुनाई देती है, आदि, तुम्हें मैं उस योद्धा के उन शक्तियों के बारे में बता देता हूँ जिसके बारे में तुमने किसी कहानी में नहीं सुनी होगी। आदि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर पूछता है, कौन सी शक्तियों जिसके बारे में कोई कहानी नहीं है। महादेव मुस्कराते हुए आदि से कहते हैं, उसकी शक्तियाँ अनंत थी और वो अपनी कुछ शक्तियाँ का उपयोग न के बराबर ही करते थे। उस शक्ति से वो के किसी भी जगह से ब्रह्मांड के किसी भी जगह को आसानी से देख और सुन पाता था। महादेव फिर आदि से कहते हैं, ये शक्ति जितनी अच्छी लगती है उतनी ही खतरनाक भी है, क्योंकि इस शक्ति का उपयोग मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जा सकता है। इस शक्ति के बारे में मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें सबसे पहले इसकी ही जरूरत होगी। आदि महादेव से आशा भरी नजरों से पूछता है, कहानी का योद्धा तो लोगों की मदद किया करते थे, मगर यहाँ अब मेरे अलावा तो कोई नहीं, मैं किसकी मदद करूँगा। महादेव आदि को फिर से समझते हुए कहते हैं, ये ब्रह्मांड अनंत है, जहाँ तुम्हें लगेगा कि वो इसका अंत है, हो सकता है वही इसका केंद्र हो। और इस ब्रह्मांड में लाखों सौर मंडल है और उन सौर मंडल में कई सारे ग्रह हैं जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं।
और मैंने तुम्हें अभी अभी जिन शक्तियों के बारे में बताया उनकी मदद से तुम उन्हें आसानी से ढूंढ सकते हो। समय आने पर तुम्हारी मुलाकात उनसे भी होगी जिनके तुम आखिरी उम्मीद हो, इसलिए तुम उन्हें अपने दिव्य दृष्टि से ढूंढो जिनको तुम्हारी जरूरत है। और हाँ, कभी किसी में कोई फर्क नहीं करना, चाहे किसी को भी मदद की जरूरत हो। आदि महादेव के बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और फिर आदि महादेव से कहता है, मैं आज आपके सामने ये कसम खाता हूँ, मैं सबकी मदद करूंगा, हर किसी की जो इस दुनिया के लिए खतरा नहीं है। महादेव आदि और उसकी माँ को अलविदा करते हुए कहते हैं, और अब समय आ गया है कि तुम अपनी माँ से शिक्षा लो और बाहर की दुनिया के बारे में जानो, ताकि तुम जब यहाँ से बाहर जाओ तो तुम उनकी मदद अच्छे से कर सको। अब आगे का रास्ता तुम्हें खुद ढूंढना होगा ताकि तुम अपने मंजिल तक पहुंच सको, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा जन्म का एक उद्देश्य है जिसको तुम्हें ढूंढना है और पूरा करना है। इतना कहकर महादेव वहां से तेज रोशनी के साथ गायब हो जाते हैं। आदि अपनी माँ की तरफ देखता है और पूछता है, बाहरी दुनिया, ये कहाँ है? आपने तो कभी इसके बारे में नहीं बताया। तब आदि की माँ आदि से नजरें मिलते हुए कहती है, अब तक सही समय नहीं आया था, इसलिए मैंने तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में नहीं बताया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम सभी दुनिया के बारे में जानो। और फिर तब आदि की माँ आदि से कहती है, तुम अपने जैसे लोगों को अपने दिव्य दृष्टि से ढूंढने की कोशिश करो, देखो क्या दिखाई देता है। तब आदि अपनी आंखें बंद करता है और थोड़ी देर बाद वापस से खोलता है और कहता है, वाओ, ये तो गजब है, मुझे एक नीली गेंद दिखाई दे रही है। तब आदि को पृथ्वी की एक झलक दिखाई देती है, लेकिन उसे कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता, सिर्फ पृथ्वी दूर से ही दिखाई देता है, लेकिन उसे समझ आ गया था कि वहां उसके जैसे लोग रहते हैं। तभी आदि खुश होकर अपनी माँ से कहता है, मुझे दिखाई दिया, लेकिन कोई मुझे अपने जैसा नहीं दिखाई दिया, मुझे एक गेंद जैसी कोई चीज़ दिखाई दी जो नीले रंग की थी। तभी आदि की माँ आदि से पूछती है, क्या तुमने आगे कोशिश नहीं की उसको और करीब से देखने की? इस पर आदि कहता है, नहीं, मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे यकीन है वहाँ हमारे जैसे लोग रहते हैं। आदि को अब पता चल चुका था कि अब उसे कहाँ जाना है। आदि की माँ पृथ्वी के बारे में सुनकर कुछ सोच में डूब जाती है। अपनी माँ को सोचता देख आदि उनसे पूछता है, क्या आप उसे जगह के बारे में पहले से जानते हो? कौन सी जगह है वो? तब आदि की माँ आदि से नजरें चुराते हुए कहती है, हाँ, मुझे पता है उस जगह के बारे में, वो कोई जगह नहीं है, वो एक ग्रह है, उसे पृथ्वी कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं उसके। और फिर आदि की माँ आदि से कहती है, अब तुम्हें और दूसरे ग्रह को ढूंढना चाहिए जहाँ हमारे जैसे लोग रहते हैं। तब आदि कहता है, मैं जरूर ढूंढ लूंगा, और फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और थोड़ी देर बाद खोलता है और कहता है, मुझे बहुत सारे ग्रह दिख रहे हैं। तब उसकी माँ उससे कहती है, ठीक है, अभी सुबह हो गई है और तुम रात में सोए भी नहीं हो, अब थोड़ा आराम कर लो। और फिर यामिनी आदि को प्यार भरी नज़रों से देखकर कहती है, शायद अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, मैं किसी चीज़ को छू भी नहीं सकती, और अब तुम्हें खुद की मदद खुद ही करनी होगी। तब आदि अपनी माँ के तरफ देखते हुए कहता है, आप चिंता मत करो, मैं आपको इस तरह उदास नहीं देख सकता। उसके कुछ देर बाद आदि अपनी माँ के कहने पर सोने चला जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है, उसे बस दूसरी दुनिया के बारे में जानना था। एक 6 साल का बच्चा जिसने सब कुछ सिर्फ कहानी सुनकर ही सीखा है, उसे तो ये भी नहीं पता कि वो अपनी माँ के साथ उस जगह अकेले ही रहता था। फिर थोड़ी देर बाद आदि अपने बिस्तर से उठता है और कुछ खाने के लिए देखने लगता है, और तभी उसकी माँ उसे बताती है, खाना वहाँ रखा है। आदि की माँ को आदि की बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि अब उसे अकेले रहने में बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि वो अब उसके साथ होके भी साथ नहीं थी। तब आदि की माँ आदि से कहती है, आदि, एक बात हमेशा याद रखना, सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति है। उसके बाद आदि की माँ उसे एक क्लोज्ड बुक के बारे में बताती है और उससे कहती है, अब तुम्हें अपने ज्ञान को बढ़ना होगा, क्योंकि जैसा कि महादेव ने कहा था कि लोगों की मदद करना ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। तभी एक जोर की आवाज़ आती है और आदि घर से बाहर निकलता है और देखता है कि उसके घर के पास जो पहाड़ था वो अब वहां से गायब है। ये देख आदि बहुत डर जाता है और इससे पहले कि आदि कुछ सोच पाता उसका घर भी वहां से गायब हो जाता है। ये सब देखकर आदि बहुत घबरा जाता है और वहां से जंगल की तरफ भागने लगता है। आदि इन सबको होते देख कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी परेशानी खत्म नहीं होता, वहां उसके सामने कुछ आ जाता है जिसे देख आदि बोल पड़ता है, बचाओ। क्या आदि की शक्तियां आदि को बचा पाएगी? आखिर कौन है जो आदि को मरने की कोशिश कर रही है? जानने के लिए पढ़ते रहिए आदिपुरुष, एक रक्षक सिर्फ। CH5 सपना या सच। आदि की माँ आदि को बार बार आवाज लगा रही थी, लेकिन आदि नींद में बचाओ बचाओ चिल्लाए जा रहा था। तभी अचानक आदि की नींद खुलती है और वो देखता है वो तो बिल्कुल ठीक है। आदि को लगता है ये कोई बुरा सपना था और अपनी माँ से कुछ नहीं बताता, और फिर आदि बिस्तर से उठता है और कुछ खाने के लिए किचन की तरफ आगे बढ़ता है। तभी आदि की माँ बोलती है, खाना वहाँ रखा है। आदि को बहुत भूख लग रही थी, इसलिए वो ये समझ नहीं पाता कि ये सब दोबारा से हो रहा है। तब आदि की माँ आदि से कहती है, आदि, एक बात हमेशा याद रखना, सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति है।
उसके बाद आदि की माँ उसे एक बुक क्लोज्ड बुक के बारे में बताती है और उससे कहती है अब तुम्हें अपने ज्ञान को बढ़ना होगा, क्योंकि जैसा कि महादेव ने कहा था कि लोगों की मदद करना ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। ये सुनकर अब आदि को समझ आ चुका था कि ये सब कुछ बिल्कुल सपने के जैसे हो रहा है। और फिर तभी बाहर की तरफ से बहुत जोर की आवाज़ आती है और फिर आदि अपनी माँ से घबराते हुए कहता है जल्दी बाहर चलिए, कोई अपने घर के ऊपर हमला करने वाला है। फिर तुरंत आदि की माँ आदि की बातों का जवाब देते हुए कहती है ये क्या कह रहे हो तुमने फिर कोई बुरा सपना देखा? आदि को पता था हमले का उसकी माँ पे कोई असर नहीं होगा, इसलिए वो धीरे धीरे पीछे जाता है और घर के बाहर पहुंच जाता है। आदि के घर से बाहर निकाले ही उसका घर वहां से गायब हो जाता है। तभी उसकी माँ भी सामने दिखाई देती है और अब यामिनी को भी यकीन हो गया था कि आदि सच कह रहा था। तब आदि की माँ जल्दी करते हुए कहती है तुम्हें नदी की तरफ जाना होगा, जल्दी जाओ। और आदि ये सुनकर वहां से भागता हुआ नदी के किनारे पहुंच जाता है और वहां मिट्टी से बने एक टिल्हे के पीछे छुपकर अपनी घर की तरफ देखने लगता है। तभी उसका घर वापस से पहले जैसा हो जाता है। आदि ने चैन की सांस ली ही था कि उसका घर वापस से गायब हो जाता है। ये देख ऐसा लग रहा था मानो किसी बच्चे को रिमोट दे दिया गया हो और वो जल्दी जल्दी से चैनल बदल रहा है। आदि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी माँ से पूछता है ये सब कौन कर रहा है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब आदि की माँ आदि से कहती है वहाँ कोई भी नहीं है और मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये मैंने भी पहली बार होते हुए देखा है। मैं इस जगह के बारे में ज़्यादा कुछ जानती भी नहीं, मैं यहाँ से कभी बाहर गई ही नहीं। तब आदि को कुछ एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है। वो पीछे मुड़कर देखता है लेकिन उसे पानी की लहरों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। फिर आदि अपनी माँ से कहता है आप तो बचपन से यही हैं और आपको इस जगह के बारे में कुछ पता नहीं? इस पर आदि की माँ कुछ छुपाते हुए बोलती है मैंने तुम्हें कभी सच नहीं बताया कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, तुम्हारे पिता मुझे अपने साथ यहाँ लेकर आए थे। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तब मैं बहुत डर गई थी, अगर तुम्हें ये पता चलेगा तब वहाँ जाने की जिद करोगे जहाँ से मैं आई थी। और तभी आदि को फिर से लगता है और वो कहता है माँ मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे कोई तो। इतना बोलते बोलते पीछे देखता है और उसकी बोलती बंद हो जाती है क्योंकि उसके सामने 100 से भी ज़्यादा मगरमच्छ थे जो दिखने में काफ़ी खतरनाक लग रहा था और वो सब एक साथ आदि की तरफ बढ़ रहे थे। ये देख आदि की माँ उसे घबराते हुए कहती है भागो आदि, यहाँ से जल्दी भागो। लेकिन आदि उन सब मगरमच्छ को एक साथ देखकर बहुत डर गया था और वो वहां से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। तब उसकी माँ आदि के सामने आकर झल्लाते हुए कहती है आदि मेरी बात सुनो, जल्दी भागो यहाँ से। तब आदि वहां से भागता है और भागते भागते गिर जाता है और फिर से उठकर भागने लगता है और डर के कारण वो ये भी भूल जाता है कि वो उसी जंगल की तरफ जा रहा है जहां वो सपने में गया था और उन सभी मॉन्स्टर ने उस पर हमला किया था। तभी आदि रुकता है और पीछे देखता है और बोलता है ये क्या किया मैंने, मैं तो वहीं आ गया जहां वो मॉन्स्टर। इससे पहले कि आदि की बात पूरी होती वो सारे मॉन्स्टर आदि के पीछे पहुंच चुके थे। तब आदि पीछे घूमता है और उन मॉन्स्टर को देख बिना समय बर्बाद किए वहां से बाहर की तरफ भागता है। और आदि जंगल के बाहर निकालने ही वाला था कि तभी कोई चीज आदि को पीछे से जोर का धक्का देता है जिससे वो जंगल के बाहर तो आ जाता है लेकिन वो वहां से वापस खड़ा नहीं हो पाता। आदि वहीं जमीन पर पड़ा सोचता है अब क्या करूं, हर तरफ मेरे जान के दुश्मन है। नदी में वो मगरमच्छ, जंगल में वो मॉन्स्टर और घर तो उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते बोलते अपने घर की तरफ देखता है, उसका घर अभी गायब हो रहा था और वापस आ रहा था और फिर से गायब हो रहा था। अब आदि के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उस जगह से बाहर निकलने का। तभी आदि की माँ उसके पास आती है और कहती है अब तुम्हें शहर की तरफ जाना होगा और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी क्या करना है, चलो अब उठो, यहाँ से जल्दी निकलना होगा। आदि अब भाग भाग कर बहुत थक चुका था और किसी चीज़ के धक्का देने की वजह से वो काफ़ी दर्द में भी था। आदि बहुत कोशिश करता है और फिर भी नहीं उठ पाता है और फिर दर्द भरी आवाज़ से कहता है मैं नहीं उठ पा रहा हूँ। कुछ समय बाद आदि उठता है और अपनी माँ के कहे अनुसार शहर की तरफ जाना शुरू करता है। और जब आदि चलते चलते उस मैदान के बीचों बीच पहुँच जाता है और तभी अचानक शतरंज के खाने की तरह वो जमीन नीचे धंस जाती है। लेकिन आदि का भाग्य अच्छा था, वो जिस जगह खड़ा था वो जगह नहीं धंसी थी। ये देख आदि बहुत डरते हुए बोलता है माँ ये क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, आगे कैसे जाऊँ? वहाँ जितनी भी जमीन बची थी वो सब स्क्वायर स्क्वायर बटन के आकार में थी और सब एक दूसरे से अपने कोने से सटे थे। तब आदि की माँ उसे कहती है तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, देखो सबका कोना एक दूसरे से सटा हुआ है, यहीं से आगे बढ़ने की कोशिश करो, तुम्हें यहाँ से निकलना ही होगा। उसके बाद आदि वहाँ से आगे बढ़ता है और अब कुछ ही दूर बचा था तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जमीन के अंदर से बाहर आ जाता है। वो मॉन्स्टर इतना बड़ा था कि वो उस ग्राउंड के बीच में खड़ा हो जाए तो उसका हाथ ग्राउंड के किनारे तक पहुंच जाता था। अब आदि भाग भी नहीं सकता था और अपने मौत को सामने देखकर वो आखिरी बार अपने भगवान को याद करता है
हे परमेश्वर, मुझे माफ़ करना, मैं आपके दिए गए जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाया। और तभी वो मॉन्स्टर अपनी अंगुलियों को नुकीला बनाकर आदि के आर पार घुसा देता है। क्या आदि को अपनी शक्तियों के बारे कुछ याद नहीं, और क्या है उसकी शक्ति जानने के लिए पढ़ते रहिए आदिपुरुष एक रक्षक। CH6 जादुई रास्ता। वो बड़ा सा मॉन्स्टर अचानक आदि के सामने आ जाता है, अपनी उंगली को नुकीला करके आदि के आर पार घुसा देता है। लेकिन आदि के शरीर से खून की एक बूंद भी नहीं गिरता, और तब आदि कहता है, हर हर महादेव। आदि ने अपनी शक्ति से खुद को ऐसा बना दिया था कि कोई भी चीज़ उसके आर पार निकल जाए, टेंगिबिलिटी। और फिर आदि खुद को देखता है और खुश होकर बोलता है, ये हुई ना बात, अब मैं आसानी से इसके आर पार जा सकता हूँ और ये मुझे छू भी नहीं पाएगा। इस पर उसकी माँ भी बोल पड़ती है, जल्दी चलो यहाँ से, लेकिन संभाल कर आगे बढ़ना, क्योंकि वो जिस जगह से बाहर निकला था वहाँ की जमीन और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। आदि तेजी से आगे बढ़ रहा था और सबसे आखिरी खाना पार करना बाकी था। तभी अचानक वो मॉन्स्टर वापस जमीन के अंदर जाने लगता है, जिसके कारण वो जमीन जिस पर आदि खड़ा था वो हिलने लगती है। तब आदि की माँ आदि से कहती है, आदि जल्दी करो, वो जमीन धंसने वाली है। आदि की माँ इतना बोली ही थी कि वो जमीन नीचे जाने लगता है। आदि आगे की तरफ दौड़ता है, लेकिन वो दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाता और वो नीचे गिर जाता है। तब आदि की माँ जोर से चिल्लाते हुए कहती है, आदि, और उसके सामने ही आदि उस जमीन के साथ नीचे गिर चुका था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। और तभी आदि का हाथ दिखाई देता है जो दूसरी तरफ की जमीन को पका हुआ था, लेकिन आदि दिखाई नहीं देता। और तब पता चलता है उसका हाथ काफी लंबा हो चुका है और उनसे नीचे गिरते समय सामने की जमीन को पकड़ने की कोशिश की थी। और फिर आदि का हाथ पहले की तरह होने लगता है और देखते ही देखते आदि अब ऊपर आ चुका था, लेकिन वो अब भी जमीन पर बने गड्ढे में लटका हुआ था। तब आदि की माँ आदि से कहती है, आदि आराम से गहरी सांस लो और फिर ऊपर आने की कोशिश करो। आदि बिल्कुल ऐसा ही करता है। अगले ही पल आदि ऊपर चढ़ जाता है और अब आदि उस जगह से बाहर आ चुका था और फिर वो दोनों वहां से शहर की तरफ जाने वाली उस कच्ची रास्ते पर चल थे। तभी आदि पूछता है, आपने बताया नहीं हम शहर जाके करेंगे क्या? आदि की माँ आदि से कहती है, पहले तो वहां कोई साफ जगह ढूंढेंगे और फिर किसी अच्छे इंसान को जिसके साथ तुम सुरक्षित रह सको। आदि बहुत ज्यादा थक चुका था और एक जगह रुककर आराम करने लगता है और वो गहरी नींद में चला जाता है। यामिनी भी उसे सोने देती है और उसके पास ही रहती है। अगली सुबह आदि की आंख खुलती है और वो देखता है वो एक घर के अंदर था और उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। आदि के आंख खुलते ही वो बूढ़ा आदमी बहुत ही खुशी से बोलता है, अरे सुन रही हो, देखो ये जग गया है, इसके लिए खाने के लिए ले आओ। और फिर आदि से बड़े प्यार से पूछता है, अब कैसा लग रहा है, क्या तुम अब ठीक हो? आदि उनको अपने पास देखकर काफी अच्छा महसूस कर रहा था और तभी उसे अपनी माँ की याद आती है। और फिर आदि उस बूढ़े आदमी से बोलता है, मेरी माँ कहाँ है और मैं यहाँ कैसे पहुंचा? तभी वहां एक बूढ़ी औरत भी आ जाती है। वो आदि के लिए खाना लेकर आई थी और वो आते ही आदि से कहती है, चलो अब खाना खा लो, तुम्हें देखकर लगता है तुमने काफी समय से खाना नहीं खाया है। आदि पहले से ही भूखा था और सामने खाना देखकर उसकी भूख और भी ज्यादा बढ़ गया था। और फिर आदि बोलता है, ठीक है, मैंने कल से कुछ खाया भी नहीं। ये सुनकर वो दोनों बूढ़ा और बूढ़ी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं है। और अब आदि ने खाना खा लिया था तब वो फिर से बोलता है, आपने बताया नहीं मेरी माँ कहाँ है? आदि शायद से भूल गया था कि सिर्फ वही अपनी माँ को देख सकता है। तब वो बूढ़ा आदमी आदि से पूछता है, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? क्या तुम्हारी माँ भी वहीं थी? पर वो तो हमें वहाँ मिली नहीं। तब आदि कहता है, कल शाम में मैं अपनी माँ के साथ शहर की तरफ जा रहे थे और फिर मैं थक गया और वहीं आराम करने लगा और शायद मैं सो गया और आज मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ था। आदि की बात सुनकर वो दोनों बहुत हैरान थे और फिर वो बड़ा आदमी बोलता है, तुम पिछले कई दिनों से यहाँ हो, तुम मुझे वहाँ बहुत जख्मी हालत में मिले थे और तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था। आदि मुस्कुराते हुए कहता है, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? तब वो बूढ़ी औरत उसे समझते हुए कहती है, ये सच है बेटा, तुम वहाँ अकेले ही थे, और नहीं यकीन तो अपने शरीर पर उन जख्मों के निशान को देखो जो अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। आदि अपने शरीर के तरफ देखता है और उसके सीने पर एक निशान था। निशान को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी खंजर से वार किया गया था। आदि उनकी बातों पर यकीन करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसके साथ नहीं थी, इसलिए वो कहता है, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। तब वो बूढ़ा आदमी पूछता है, तुम शहर किस काम से जा रहे थे? आदि उन्हें सब बताते हुए कहता है, हमारे घर पर हमला हुआ और इसलिए माँ ने कहा कि मुझे अब शहर में जाकर ही रहना होगा, इसलिए शहर जा रहे थे। वो बड़ा आदमी फिर आदि से कहता है, इस जगह पर कोई शहर नहीं है और अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ रह सकते हो। तभी आदि बोलता है, क्या आपको पृथ्वी के बारे में कुछ पता है कि वहाँ कैसे जा सकते हैं? ये सुनकर वो बड़ा आदमी बहुत ही निराश के साथ बोलता है, वो तो सालों पहले बर्बाद हो गया, वहाँ जाना सिर्फ जादुई शक्ति से ही संभव है।
तब आदि कहता है, मुझे यकीन नहीं, मैंने कल ही तो, मतलब जब मैं अपने घर पे था तब तो वो बिल्कुल ठीक था। इस पर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, फिर ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। और फिर वहां एक तेज रोशनी होती है और जब रोशनी खत्म होती है तब वो बिल्कुल पृथ्वी के ऊपर हवा में था। और सामने आग से धधकता हुआ पृथ्वी था, जो बिल्कुल सूर्य के जैसा गर्म महसूस हो रहा था। आखिर आदि की माँ कहाँ है? उसे तो कोई देख नहीं सकता और ना ही कैद कर सकता है, तो आदि की माँ है कहाँ जानने के लिए पढ़ते रहिए आदि पुरुष, एक योद्धा 7 भ्रम या एक सच्चाई। आदि अपने सामने आग से धधकता हुआ पृथ्वी को देखकर बहुत दुखी होता है और कुछ पूछने को करता है, तभी फिर से वहां बहुत तेज रोशनी होती है और अगले ही पल सब लोग वापस घर में थे। वापस आने के तुरंत बाद आदि उनसे पूछता है, ये सब कैसे हुआ? ये सुनकर वो बूढ़ी औरत दर्द भरी आवाज में कहती है, ये बहुत डरावनी और दर्दनाक कहानी है जो हमारे जख्मों को फिर से उधेड़ कर रख देगा। तभी वो बड़ा आदमी भी बोल पड़ता है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। और फिर आदि की तरफ खुशी से देखते हुए बोलता है, तुम्हारा नाम क्या? इसका जवाब देते हुए कहता है, आदि। और इस तरह आदि उनके साथ ही रहने लगता है और कई दिन बीत जाते हैं। तभी जब एक दिन आदि उनके साथ बगीचे में था तब आदि को अचानक उसकी माँ दिखाई देती है। उनको देख आदि बहुत खुश होता है और बोलता है, आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? इसका जवाब देते हुए उसकी माँ उन बूढ़े की तरफ देखती है, मैं आगे का रास्ता देखने के लिए गई थी और मुझे पता चला वहाँ कोई शहर नहीं है, और जब तक मैं वापस आई तो तुम वहाँ नहीं थे। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम नहीं मिले, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और ढूंढती रही और आज तुम मुझे मिले। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी मुसीबत में हो, और अब जब आदि उसे मिल गया है तो वो उसे कुछ बताना नहीं चाह रही है। तभी वो दोनों बूढ़ा और बूढ़ी आदि को आवाज लगते हुए वहां से घर की तरफ जा रहे थे, आदि अब चलो घर चलते हैं, हाँ जल्दी आना। आदि उनसे कहता है, ठीक है थोड़ी देर में आता हूँ, और आप मेरी माँ। आदि के इतना कहते ही आदि की माँ जल्दी से उसे कहती है, उन्हें कुछ मत बताओ मेरे बारे में। आदि की बात सुनकर वो दोनों थोड़ी देर रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। तब आदि अपनी माँ से कहता है, आपने मुझे क्यों रोका? मुझे उन्हें बताना था। वो ये सुनकर बहुत खुश होते। तब आदि की माँ आदि से पूछते हैं, कौन है वो दोनों और तुम यहाँ कैसे पहुँचे? आदि एक्साइटेड होते हुए बोलता है, आप जैसा आदमी ढूंढने शहर जा रहे थे ये बिल्कुल वैसे हैं, और मैं जब एक दिन उठा तब उन्होंने कहा मैं उन्हें जख्मी हालत में मिला था, और मैं उनके साथ वापस आपको ढूंढने भी गया था उस जगह पे, पर आप वहाँ नहीं थे, तब से मैं यहीं हूँ। इस पर उसकी माँ आदि से कहती है, हम शहर इस कारण से नहीं जा रहे थे, मुझे पृथ्वी पर जाने का रास्ता जानना था, और ये मैं तुम्हारे बिना कैसे कर पाती, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रही थी। आदि अपनी माँ की बात सुनकर बहुत हैरान था और फिर उनसे पूछता है, आपको पृथ्वी का रास्ता क्यों जानना था? वैसे मुझे पता है पृथ्वी तक जाने का रास्ता, और आप ये बार बार किसे ढूंढ रही हैं? आदि की माँ शायद उन बूढ़े आदमी से डर रही थी और बार बार उनके घर की तरफ देख रही थी। आदि के पूछने पर वो शांत होते हुए बोलती है, मैं किसी को नहीं ढूंढ रही, अब ध्यान से सुनो, हम ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, अब हमें वापस लौटना होगा। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, अब हमारा घर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पहले के जैसा, और मुझे भी पृथ्वी तक जाने का एक रास्ते के बारे में पता चला है। तब आदि कहता है, लेकिन अब इन सब का क्या फायदा? पृथ्वी तो आग से लथपथ है किसी सूर्य के जैसा, वहां जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आदि की माँ आदि को समझते हुए कहती है, ये तुम्हारा वहम है बेटा, और ये सब किसने कहा तुमसे? आदि तुरंत इसका जवाब देता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, बिल्कुल पास से उसकी गर्मी महसूस की थी, और इतना ही नहीं मैंने अपने दिव्य दृष्टि से भी देखा और तब भी मुझे वही दिखा। आदि की माँ ये सुनकर गुस्से में बोलती है, तुम अपने आप को पहचानो, तुम इन माया जाल से बाहर आओ, ये सब कुछ एक भ्रम है, सिर्फ तुम्हें भटकने के लिए। ये सब सुनकर आदि बहुत गहरी सोच में डूब गया था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। आदि को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ एक भ्रम है, आखिर वो आदि के साथ ऐसा कैसे करेंगे। तभी आदि के माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तब आदि पीछे मुड़कर देखता है तो सामने वही दोनों बूढ़ा और बूढ़ी थे और उन्होंने आदि की माँ को एक जादुई रस्सी से बांध दिया था। ये देखकर आदि तुरंत पूछता है, ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? तब वो बूढ़ा आदमी आदि से कहता है, वही जो उस दिन नहीं कर पाया था। तभी उस बूढ़े आदमी को कुछ समझ आता है और वो आदि से पूछता है, क्या तुम इसे देख पा रहे हो? तुम इसको जानते हो? आदि अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहता है, माँ है मेरी, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? आदि की बात सुनते ही वो आदमी आदि की माँ को आज़ाद कर देता है और आदि से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर वो आदमी आदि को थोड़ा दूर ले जाकर उससे पूछता है, क्या तुम सच कह रहे हो? और अगर ये सच है तो उस दिन उसने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की? आदि सीरियस हुए कहता है, आपने मुझे सच नहीं कहा, क्यों किया आपने ऐसा? आदि के बातें सुनकर समझ आ रहा था मानो वो अब उनसे नफरत करता है और उसे यकीन है कि ये सब कुछ एक भ्रम है। आदि फिर से कहता है, मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के साथ, और मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं कीजिएगा।
आदि इन सब के बीच ये भी भूल गया कि उसकी माँ को तो सिर्फ वही देख सकता है, और आदि सिर्फ उसी बात को सच मानता है जो उससे उसकी माँ कहती है, और ये बात वो बूढ़ा आदमी भी समझ चुका था। तभी वो बड़ा आदमी आदि से कहता है, रुको, मेरी एक बात सुनते जाओ। मुझे नहीं पता उस औरत ने तुम पर कौन सा जादू किया है, लेकिन ये जो तुम्हारे सीने पर जख्म है वो तुम्हें उसी औरत ने दी थी। मैंने बचाया था तुम्हें। ये सुनकर आदि दौड़कर वापस आता है और गुस्से में बोलता है, अब कोई जुट नहीं। लेकिन वो आदमी नहीं रुकता और फिर से कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिता कहाँ है? उसी औरत ने उन्हें मारा है जिसे तुम अपनी माँ कहते हो। आदि अपने पिता के बारे में सुनकर बहुत ही भावुक हो जाता है और वहीं घुटने के बल जमीन पर गिर जाता है और रोने लगता है। आखिर कौन सच बोल रहा, वो आदमी जो कुछ ही दिन पहले आदि से मिली है, या वो जो उसकी खुद की माँ है? जानने के लिए पढ़ते रहिए आदिपुरुष, एक रक्षक CH8 आदि का जॉइंट रूप। आदि और उसकी माँ उस जगह से बाहर निकल चुके थे और उसी रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहे थे। आदि बिल्कुल शांत उस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ता जा रहा था और उसकी माँ उसे समझती जा रही थी। उसकी बातों को भूल जाओ, वहाँ कुछ भी सच नहीं था। तुमने देखा ना, जब उसने अपना जादू हटाया तो क्या हुआ? वो बहुत दिनों से हम पर नजर रखे हुए थे और तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए बिल्कुल अपने जैसा घर बनाया हुआ था। आदि उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था और आगे की ओर बढ़ रहा था, और फिर आदि अचानक रुकता है और रोते हुए अपनी माँ से कहता है, उसने कहा आपने मेरे पिता को मारा है। तब आदि की माँ आदि से कहती है, सब भूल जाओ, अपनी आंख बंद करो और अब गहरी सांस लो और अपने दिमाग से सोचो, मैं अपने पति के साथ ऐसा क्यों करूंगी? आदि बिल्कुल ऐसा ही करता है और तभी उसके आसपास एक तेज रोशनी होती है और फिर अगले ही पल जब कुछ नॉर्मल हो जाता है और फिर आदि अपनी आंख खोलते ही बोलता है, हम रुक क्यों गए हैं? चलो माँ, हमें घर पहुंचना है। आदि अब भूल चुका था कि उस बूढ़े आदमी ने आदि को वहां से जाते वक्त क्या कहा था। आदि फिर बोलता है, आपको पृथ्वी तक पहुंचने का रास्ता कैसे पता चला? इसका जवाब देते हुए आदि की माँ कहती है, मैंने किसी को बात करते हुए सुना जो अपने बेटे को ये बातें बता रहा था। अब आदि अपने घर पहुंच चुका था और काफी वक्त बीत चुका था। फिर अब उसकी माँ आदि से कहती है, तुम्हें उस रास्ते से जाने के लिए अपनी शक्तियों को अच्छे से कंट्रोल करना सीखना होगा। आदि बहुत खुश होकर बोलता है, कौन सी शक्ति को कंट्रोल करना सीखना होगा? तब आदि की माँ उसे एक दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम्हें इसके आर पार जाना होगा। और फिर आदि अपने आप को सिखाने में लग गया था। वो कभी दीवार के आर पार निकल जाता था और कभी वो दीवार में टकरा जाता था। आदि बहुत कोशिश करता है और फिर उसे याद आता है, उस रास्ते से जाने का क्या फ़ायदा, वहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। और ये सोचते सोचते वो बिस्तर पर लेट जाता है और दोबारा से पृथ्वी को अपने दिव्य दृष्टि से देखने के लिए अपनी आंखें बंद करता है। और फिर उसे फिर वही दिखता है जो उसे सबसे पहले दिखा था, और इस बार आदि पृथ्वी को बहुत करीब से देखता है और उसे अगले ही पल उसे बद्री दिखाई देता है, जिस आदमी के बारे में आदि जानना चाहता था। आदि को उसके बारे में जानने की चाहत और बढ़ जाता है और वो उसे हर पल उसे देखता रहता है, और तभी उसकी आवाज़ आदि को सुनाई देने लगती है। ये जानने के बाद वो सबसे पहले अपनी माँ से बोलता है, माँ सुनो, आपको पता है मैं सिर्फ किसी को देख ही नहीं बल्कि उसे सुन भी सकता हूँ। आदि की बात से उसकी माँ आदि से कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपनी शक्तियों का अभ्यास करना होगा और जल्द यहाँ से निकलना होगा। इस पर आदि अपनी माँ से पूछता है, ऐसे अचानक आपको क्या हो गया? आप बहुत परेशान लग रही हो। आदि की माँ आदि से कुछ छुपाते हुए कहती है, वो बड़ा आदमी याद है, वो हम पर नजर रखे हुए है, पता नहीं कब क्या कर दे, इसलिए हम जितनी जल्दी करें उतना अच्छा होगा। आदि के माँ को देखकर साफ पता चल रहा था कि बात कुछ और ही है जो वो आदि को बताना नहीं चाहती है। आदि भी अपने आप में ही बहुत बिजी था। उसके बाद आदि बद्री को देखने में लग जाता है और एक दिन बीत चुके थे, लेकिन आदि अब भी दीवार के आर पार जाने में कभी कभी फेल हो रहा था। तब आदि अपनी माँ से कहता है, माँ अब मैं तैयार हूँ, अब तो बताओ रास्ता कहाँ से है? आदि की माँ आदि से कहती है, नहीं, तुम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो, क्योंकि रास्ता उस मगरमच्छ से भरे नदी के नीचे से है। आदि ये सुनते ही घबरा जाता है और कहता है, मुझे भी बहुत समय लगेगा पूरी तरह से सीखने में। और फिर आदि अपने शक्तियों को यूज करने की प्रैक्टिस में लग जाता है और उसे याद आता है जब वो गड्ढे में गिर रहा था तब उसका हाथ काफी लंबा हो गया था। और फिर आदि खुद को फिर से बड़ा करने का सोचता है और वो अचानक से बड़ा होने लगता है। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसे बहुत मजा आ रहा था और वो खुद को और बड़ा कर रहा था। और जब वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया तब वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता और वो कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बहुत ही अजीब बात है। और फिर वो अपना होश खो देता है और जमीन पर जा गिरता है। उसके गिरने से ऐसा लग रहा था मानो कोई पहाड़ जमीन पे गिरा हो। फिर अगले दिन देखते हैं आदि अपने बिस्तर से उठता है और बोलता है, आपने कहा था सब लोग किसी भी ग्रह के ऊपर रहते हैं, लेकिन हम तो इस ग्रह के अंदर रहते हैं। ये सुनकर आदि की माँ भी बहुत हैरान थी और आदि से पूछती है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? आदि इसका जवाब देते हुए कहता है, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है।
तब आदि की माँ कहती है, अब तुम्हें चलना होगा, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आदि अपनी माँ से कहता है, पर आपने तो कहा था कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। आदि की जल्दी करते हुए कहती है, इन सब बातों के लिए अभी वक्त नहीं है, जल्दी चलो अभी। और फिर आदि अपनी माँ के साथ नदी के पास जाता है और आदि नदी में कूद जाता है। और अगले ही पल आदि की माँ किसी और ही नदी से बाहर निकलती है, लेकिन आदि कहीं नजर नहीं आता। आदि की माँ कहाँ पहुँच गई और आदि क्यों नहीं पहुँचा, जानने के लिए पढ़ते रहिए आदिपुरुष एक रक्षक। CH9 दोस्ती। उम्र की कोई सीमा नहीं। बद्री, जो अपने रोज की रूटीन से अपने जिम्मेदारी को पूरा करने में लगा हुआ था और अलकनंदा नदी के किनारे पैदल चलता जा रहा था। तेज हवा चल रही थी, नदी का पानी पत्थर से टकराकर हवा में उड़ रहे थे। बद्री 25-26 साल का आदमी जो दिखने बहुत ही आकर्षक और शक्तिशाली दिख रहा था। बद्री हिमालय के निकट बद्रीनाथ नामक पवित्र स्थान पर रहता है और वहां आने वाले भक्तों की सुरक्षा करता है। बद्री अपने गुरुजी के आदेशों का पालन करता है, जो पला बड़ा है गुरुकुल की छाया में। बेसिकली वो एक योद्धा है। बद्रीनाथ, हाँ वही वाला जो आप सोच रहे हैं, जहाँ से अलकनंदा नदी बहती है और भगवान विष्णु का पवित्र मंदिर है। बद्री को बद्रीनाथ का एरिया दिया गया था और बद्री आज भी अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा था। तभी उसे अलकनंदा नदी में कुछ दिखाई देता है। बद्री, वो तो कोई बच्चा लग रहा है। और तब बद्री बिना समय बर्बाद किए नदी में कूद जाता है और कुछ ही समय बाद बद्री उसे बचा के नदी के किनारे ले आता है। बाहर लाते ही बद्री उसे आवाज लगाता है, क्या तुम ठीक हो, मुझे सुन पा रहे हो? लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। और फिर बद्री उसके सीने और पेट को दबाने लगता है और उसके मुंह से पानी बाहर आने लगता है। तब पता चलता है कि वो आदि था, जो सीधे यहाँ पहुंचा था। इसका मतलब था कि वहां से यहाँ आने का रास्ता अलकनंदा नदी से था। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी आदि अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। तब आदि की माँ उसे पुकारने लगती है, आदि बेटा देखो तुम पहुंच गए, अपनी आंख खोलो बेटा, आदि उठो बेटा। और उसे पुकारते पुकारते वो रोने लगती है। तब आदि अपनी आंखें खोलता है और उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। तभी आदि बोलता है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। आदि की आंख खोलते ही आदि की माँ बहुत खुश हो जाती है और तब बद्री खुशी से बोलता है, चाबैस छोटे बहुत अच्छे, चल अब उठ जा। ये आवाज सुनते ही आदि को कुछ याद आ रहा था। और तब कुछ दिन पहले जब आदि अर्थ पृथ्वी पर अपने जैसे को ढूंढ रहा था, तब बहुत सारे लोगों के बारे में पता चला था, जिसमें से एक बद्री भी था। और उन सब में आदि को बद्री सबसे ज्यादा पसंद आया था और उसने अपनी माँ से भी कहा था, अगर मैं अर्थ पृथ्वी पर जा सका तो मैं बद्री के साथ ही रहूंगा, वो बहुत अच्छे है और मुझे पसंद भी। तब उसकी माँ कहती है, बद्री। आदि अपनी माँ से कहता है, बद्री अंकल, सभी छोटे बच्चे उन्हें यही बोलते हैं। तब आदि की माँ कहती है, ठीक है बाबा, उसके साथ ही रहना। प्रेजेंट टाइम। रक्त समूह ऐब। आगे आदि बिना देखे ही बोलता है, बद्री अंकल क्या ये आप हो? बद्री नाम सुनते ही आदि की माँ की सारी चिंता खत्म हो जाती है और वो कहती है, हे महादेव, आपकी लीला अपरंपार है, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। लेकिन बद्री जब आदि से अपना नाम सुनता है तब उसे लगता है कि ये बच्चा यहीं कहीं रहता है और नहाने के लिए आया था और तेज बहाव के कारण डूब रहा था। अब आदि को सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है और जब वो बद्री को अपनी आंखों से देखता है तब उसे भी पता चल जाता है कि वो अर्थ पृथ्वी पर पहुंच चुका है। और आदि को लगता है कि वो लोग पृथ्वी के अंदर रहता था। तभी बद्री बोलता है, चल उठ जा छोटे, बता कहाँ रहता है, वहां तक पहुंचा दूं, मुझे और भी काम है। आदि बोलता है, मैं तो। तभी आदि की माँ उसे रोकती है और उसे कहती है, अभी कुछ मत बताना कि तुम कहाँ से आए हो, वो यकीन नहीं कर पाएगा। तब आदि कुछ नहीं बोलता। फिर आदि को याद आता है और पिछले कुछ दिनों में आदि ने यहाँ के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। और तब आदि बद्री से बोलता है, मैं यहाँ से बहुत दूर एक जगह है वहीं रहता था और शायद मुझे आप वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते। और वैसे भी मैं आपसे ही मिलने आया हूँ, अब मैं आपके साथ ही रहूँगा। इस पर बद्री हंसते हुए कहता है, छोटे मस्ती नहीं, चल बता तुम किसके साथ आए हो, कहाँ है तुम्हारे मम्मी पापा? आदि बद्री की बात सुनकर थोड़ी देर रुकता है और फिर बोलता है, मैं माँ के साथ आया हूँ। बद्री बोलता है, कहाँ है तुम्हारी माँ? आदि इमोशनल होते हुए बोलता है, माँ वैसे तो हमेशा मेरे साथ ही रहती है, लेकिन मैं आपको उनसे मिला नहीं सकता। ये सुनकर बद्री बोलता है, क्यों, मुझे क्यों नहीं मिला सकते? और छोटे, मुझे ये सब नहीं, सच बताना। और तुम्हारे पापा? आदि इसका जवाब देते हुए बद्री से कहता है, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मेरी माँ मेरे साथ ही है लेकिन आप उन्हें देख नहीं सकते हैं। और पापा के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी माँ ने उनके बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया। बद्री ये सब सुनकर समझ चुका था कि अब इसकी माँ अब नहीं रही और आदि अब बिल्कुल अकेला है। तब बद्री को दिलासा देते हुए कहता है, कोई बात नहीं छोटे, तुम चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन बद्री को ये समझ नहीं आ रहा था कि आदि मेरे बारे में कैसे जानता है। और फिर बद्री कहता है, तुम मुझे कैसे जानते हो?
तब आदि कहता है, मैं आपको पिछले कई दिनों से देख रहा था, आप मुझे बहुत अच्छे लगे और मैंने आपका काम देखा है और मैंने भी यही काम करने का फैसला किया है। बद्री प्यार से आदि से बोलता है, लेकिन तुम अभी बहुत छोटे हो इस काम को करने के लिए। आदि जिद करते हुए कहता है, मुझे आपके जैसा बनना है। उन दोनों को बात करते देख आदि की माँ बहुत खुश थी। आदि अपनी माँ को देखकर बोलता है, माँ तुम अब चिंता मत करो, बद्री अंकल बहुत अच्छे हैं। आदि किससे बात कर रहा है? बद्री को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था और फिर बद्री आसपास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। तब बद्री लड़खड़ाते हुए बोलता है, हे, मुझे डराने की कोशिश मत करो। ये सुनकर आदि हंसने लगता है और फिर बद्री भी हंसने लगता है। तब बद्री बोलता है, अब चल छोटे, मैं तुम्हें किसी से मिलता हूँ। बद्री आदि की बातों में इतना खो गया था कि उसे याद ही नहीं रहा कि आदि भींगा हुआ था और जब उसे ये एहसास हुआ तब वो आदि से कहता है, तुम्हें तो ठंड लग रही होगी, यहाँ इतनी तेज हवा चल रही है और तुम भींग भी हो। और कुछ देर बाद जिस रास्ते से आदि यहाँ आया था वहाँ से एक बहुत ही खूंखार मॉन्स्टर बाहर आ रहा था, जिसका नाम किसी को पता नहीं, लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ, एंडलेस 3। आखिर वो मॉन्स्टर क्यों आया है यहाँ? क्या उसे किसी ने भेजा है या वो गलती से आया है? जो भी हो, लेकिन ये बात उसके बारे में ये सच है कि उसे कोई नहीं मार सकता है। आखिर कौन रोकेगा उस मॉन्स्टर को? जानने के लिए पढ़ते रहिए आदिपुरुष। CH10 बद्री। एक योद्धा बद्री आदि को अपने गोद में उठाकर वहां से जा रहा था। बद्री को आदि का शरीर कुछ गर्म महसूस हो रहा था और तब बद्री आदि से बोलता है, क्या छोटे, ये गर्म कैसे है? क्या तूने एक नंबर कर दिया है? चल अब नीचे उतर जा, अब मुझे नहाना होगा। ये कहकर बद्री आदि को नीचे उतार देता है और कहता है, तुमने बोला क्यों नहीं कि तुम्हें जाना है? इस उम्र में ये सब हो ही जाता, लेकिन किसी के गोद में बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर आदि हंसते हुए बोलता है, क्या अंकल कैसी बातें कर रहे हो? मैं ये सब नहीं करता, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। इतना सुनकर बद्री जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अंकल, मैं तो तुमसे कुछ ही साल बड़ा हूँ, मुझे अंकल मत बुला। ये कहते ही आदि और जोर से हंसने लगता है और कहता है, कुछ ही साल आप मुझसे बहुत बड़े हैं। अगर आपकी शादी सही समय से होती तो आज आपका बेटा मेरे जितना होता। आदि हंसते जा रहा था। आदि को हंसता देख बद्री को पता लगता है, शायद इसके चेहरे पर कई दिनों बाद इतनी मुस्कान आई है और फिर बद्री भी मस्ती करने में लग जाता है। और फिर बद्री बोलता है, मेरी अभी उम्र ही क्या है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है और शादी वो तो अभी अभी हुई है, इसलिए अब तुम मुझे अंकल नहीं भैया बुलाना, समझ गया ना? आदि हंसना कम करता है और कहता है, ठीक है अंकल भैया। ये कहकर आदि दोबारा से जोर जोर से हंसने लगता है और बद्री भी उसका साथ देता है। उसके कुछ समय बाद बद्री आगे आगे जा रहा था और उसके साथ आदि भी। उन दोनों के बीच कुछ ही समय में बहुत ही अच्छा दोस्ती हो गया था। वो दोनों बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तब आदि बोलता है, अंकल भैया मुझे उठाओ ना। तब बद्री आदि को अपने कंधे पर लटका कर जाने लगता है। तभी पीछे से एक दरवानी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर बद्री लड़खड़ाते हुए आवाज में बोलता है, हे, मुझे दोबारा से डराने की कोशिश मत कर, नहीं तो मैं तुम्हें कंधे पर नहीं ले जाऊंगा। तब एक बार फिर से वही आवाज आती है और इस बार वो और भी भयानक थी। और तब बद्री को कुछ शक होता है कि कुछ तो है यहाँ। तब वो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, आदि नीचे उतर और संभल कर रहना। वहाँ एक मॉन्स्टर राक्षस था, उसकी तरफ आ रहा था। वो मॉन्स्टर राक्षस उसके बहुत करीब पहुंच चुका था। तब बद्री आदि को नीचे उतरता है और अपनी दोनों तलवार को निकलता है और उस मॉन्स्टर राक्षस की तरफ बढ़ने लगता है। दोनों एकदम करीब पहुंच चुके थे और फिर बद्री अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर पर वार करता है, लेकिन इससे पहले कि तलवार मॉन्स्टर राक्षस को लगता, मॉन्स्टर राक्षस बद्री के ऊपर एक जोरदार प्रहार करता है, जिससे बद्री दूर जा गिरता है और उसका सिर चट्टान से जा लगता है। बद्री की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वो मॉन्स्टर राक्षस आदि के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। तब बद्री एक बार फिर से खड़ा हो चुका था और इससे पहले कि मॉन्स्टर राक्षस आदि के ऊपर हमला कर पाता, बद्री फिर से मॉन्स्टर राक्षस के ऊपर हमला करता है और वो अपनी तलवार को मॉन्स्टर राक्षस के पेट के अंदर घुसा देता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं हुआ और वो मॉन्स्टर बद्री को पकड़ के नदी के तरफ फेंक देता है। तभी बद्री हवा में ही बोलता है, भाग छोटे। इतना कहते ही बद्री पानी में गिर जाता है। आदि बद्री को आवाज लगाने लगता है, बद्री अंकल बचाओ मुझे, आप ठीक तो हो ना? और वो मॉन्स्टर राक्षस आदि के ऊपर हमला करता है। तब आदि भागना शुरू करता है, जिससे उस मॉन्स्टर का वार आदि को नहीं लगा। लेकिन कुछ ही दूर भागते के बाद आदि का पैर किसी चीज से टकरा जाता है और आदि जमीन पे नीचे गिर जाता है। अब वो मॉन्स्टर राक्षस बिल्कुल पास पहुंच चुका था। आदि उसे बिल्कुल सामने देख बहुत डर गया था और वो अपने हाथ और पैर के सहारे से पीछे जा रहा था। और फिर आदि अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने का सोचता है, लेकिन आदि बहुत डरा हुआ था और उसके पास बहुत ज्यादा समय भी नहीं था। आदि अपनी आंखें बंद कर लेता है और तभी वो मॉन्स्टर राक्षस आदि की तरफ अपनी दोनों हाथों को बढ़ाता है और आदि को अपने हाथ से पकड़कर उठा लेता है। और तभी बद्री सुपरहीरो वाली एंट्री मारकर पानी से बाहर आता है
और एक ही बार में मॉन्स्टर राक्षस का दोनों हाथ उसके शरीर से अलग अलग कर देता है और अपने अगले वार से उसके दोनों पैर को भी। फिर बद्री आदि से बोलता है, अपनी आंखें बंद कर लो आदि। आदि के आंख बंद करते ही बद्री उस मॉन्स्टर राक्षस के सिर को 2 टुकड़े में कर देता है और अपनी तलवार को अपनी म्यान में रखते हुए कहता है, तू ठीक है ना छोटे? आदि अपना सर हाँ में हिलाते हुए जवाब देता है, हाँ। फिर बद्री आदि को लेके वहां से तुरंत निकल जाता है और तब बद्री आदि से बोलता है, अब देख छोटे क्या दिख रहा है, अपनी आंख खोल। आदि अपना आंख खोलता है और बोलता है, इतने सारे लोग हैं, मैंने कभी नहीं देखा है आज तक। वहां बहुत सारे लोग आश्रम के पास थे, जिनमें से आधे से अधिक लोगों ने बिल्कुल बद्री की तरह ही कपड़े पहने हुए थे। इससे पता चल रहा था कि वो सब भी योद्धा है। अब धीरे धीरे आदि और बद्री गुरुकुल के करीब पहुंच रहे थे और आदि कहता है, बद्री अंकल मुझे इन सब से मिलना है, इस तरफ चलो ना। बद्री गुरुजी के पास जाकर उन्हें बताना चाहता था कि उसने अभी अभी एक मॉन्स्टर राक्षस को मारा जो बहुत ही अजीब था, लेकिन आदि को खुश देखकर बद्री बोलता है, ठीक है चलो, लेकिन तुमने मुझे एक और बार भी अंकल कहा तो मैं तुम्हें किसी से नहीं मिलवाऊंगा। ये सुनकर आदि हंसते हुए बोलता है, ठीक है बद्री अंकल, अब चलो ना। और फिर आदि से हंसने लगता है और अब बद्री और आदि उन लोगों तक पहुंच चुका था और बद्री उनसे कहता है, देखो कौन आया है। सब लोग आदि और बद्री की तरफ देखकर एक साथ कहते हैं, कौन? तभी गुरुजी वहां आ जाते हैं और क्रोधित होकर बोलता है, तुम किसे अपने साथ ले आए और क्या हो रहा है यहाँ? तभी वहां कुछ लोग भागते हुए आते हैं जो बहुत डरे और घबराए हुए लग रहे थे। वहां पहुंचकर वो लोग डरते आवाज हुए कहते हैं, एक दैत्य हमारी तरफ आ रहा है। और जब बद्री और आदि उस तरफ देखा तब वो बोलता है, ये तो वही मॉन्स्टर राक्षस है जिसे मैंने अभी अभी मार दिया था। इतना सुनते ही वहां मौजूद सब लोगों में हलचल मच गई थी। कुछ लोग वहां से दूर भाग रहे थे क्योंकि उन सबको पता था कि बद्री कभी झूठ नहीं बोलता है। आखिर कौन है ये मॉन्स्टर, क्या चाहता है वो, क्या वो आदि को ले जाने आया है? जानने के लिए पढ़ते रहिए आदिपुरुष सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH9 दोस्ती, उम्र की कोई सीमा नहीं। CH8 आदि का जॉइंट रूप।